आप पैसे को पकड़ा दीजिए प्लीज। थैंक यू। आप सबका सम्मान दे रहे हैं। थैंक यू। आप मुझे पैसे पकड़ा दीजिए। थैंक यू। चला राम थैंक यू। मैंने आपको विस्तृत तौर में बता दिया कि नशे के कितने दुष्परिणाम हैं, कैसे इसका इलाज करवानी है पुलिस, कैसे आपने पकड़वाना है, किस नंबर पे आपने शिकायत करनी है। उसके बारे में सभी को पहले भी हमारे माननीय एसपी साहब ने आके यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम किया था और आज फिर दोबारा हमारे माननीय एसपी साहब आपको जागरूक करने आए हैं। और मैं अपने माननीय एसपी साहब से आग्रह करता हूं कि आप भी गांव के व्यक्तियों को नशे के बारे में जागरूक करें और उनकी शिकायतें सुनें। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हर्षित है। मैं हमारे पानीपत जिले में एएसपी के पद पे कार्यरत हूँ और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, सरपंच जी का भी और यहाँ पे सभी उपस्थित लोगों का जिन्होंने समय निकाला इस संवाद शिविर के लिए। तो आज का जो हमारा ये संवाद है, इसमें 3 मुख्य उद्देश्य हैं इस संवाद को रखने के। पहला है नशा मुक्ति के रिगार्डिंग हमें बात करनी है कि नशे के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस हमें आपको जागरूक कराना है कि नशा कितनी बड़ी समस्या है और इससे कैसे ना सिर्फ उस एक इंसान का बल्कि पूरे समाज का नुकसान होता है नशे की वजह से। दूसरा जो उद्देश्य है वो महिला विरुद्ध अपराध के रिगार्डिंग है, वुमेन सेफ्टी को लेके है। बट यहाँ पे महिलाओं की उपस्थिति मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि हमने किले एरिया में किया था, वहाँ पे महिलाएं भी उपस्थित थी। तो यहाँ आज के इवेंट समाज में महिलाएं नहीं है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे हमारे पुरुष लोग उपस्थित हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने अपने घरों में महिलाओं को जो यहाँ बात होगी उसके रिगार्डिंग जागरूक कराएं। तो ये दूसरा जो हमारा उद्देश्य है आज का, वो वुमेन सेफ्टी यानी कि महिला विरुद्ध अपराध के रिगार्डिंग है। और तीसरा जनरल सोशल इश्यूज यानी कि जो भी हमें सामाजिक इश्यूज क्रिएट होते हैं हमारे गांव में, हमारे आसपास, उसके रिगार्डिंग अगर किसी को भी जनरल ग्रीवेंस हो, किसी को वैसे दिक्कत आ रही हो, पुलिस से संबंधित कोई कंप्लेंट हो, तो उसके रिगार्डिंग है तीसरा। तो कुछ मुख्य बातें मैं आप सबकी ध्यान में लाना चाहूंगा यहाँ पे कि जगह छोड़ दीजिए एक बार यहाँ पे ताकि मैं कितना लंबा है। तो अगर नशा मुक्ति की बात करते हैं तो नशे के रिगार्डिंग अगर किसी को सूचना देनी है पुलिस को कि अगर जी हमारे गांव में नशा ज्यादा बिकता है या फिर यहाँ पे इस एरिया में ये इंसान है जो नशा बेच रहा है, तो इस सूचना देने के लिए आपके पास क्या माध्यम है? किसी को पता है इसके बारे में? कैसे सूचना दे सकते हैं ताकि गोपनीय तरीके से हम सूचना दे सके? 1933 पता है सभी को? 1933 हेल्पलाइन पे आप इस बारे में हमें सूचना दे सकते हैं और आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। तो आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि आपका नाम आएगा सामने। उसके अलावा सरकार ने एक मानस पोर्टल बनाया हुआ है, उस पोर्टल के माध्यम से भी आप हमें सूचना दे सकते हैं, उस पर भी आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। अब नशे के रिगार्डिंग जो खासकर ज्यादातर नशे का टारगेट बनते हैं वो हमारी युवा पीढ़ी है, जिनको अलग अलग माध्यम से टारगेट किया जाता है, चाहे ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन फ्रेंड सर्कल में, और नशे की लत लगाई जाती है। अब इसमें जो नशा कर रहा है इंसान, सिर्फ उसको नुकसान नहीं है, उसकी तो अपनी सेहत खराब होती है ही, लेकिन उसके अलावा जो उसके परिवार के सदस्य हैं, उसके आसपास जो समाज के जो लोग हैं, उनको भी दिक्कत आती है। अगर एक इंसान ने मान लीजिए नशे की लत में पड़ गया, उसने अपनी जेब से खर्चा करके कुछ चीजें खरीद ली नशे की, उसके पास पैसा खत्म हो गया, लेकिन लत में है वो, और उसको लत लगी नशे की, तो फिर वो घर से पैसे मांगेगा, घर से नहीं मिले तो घर से चोरी करेगा, और अगर घर पे भी पैसे नहीं है चोरी के लिए भी तो फिर और लोगों से उधार मांगेगा। तो ओवरऑल समाज पे एक बुरा असर पड़ता है इस चीज का। तो और ऊपर से एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि फिर जो हमारे यूथ की एनर्जी है, जो अच्छी चीज में लगनी चाहिए, जो कंस्ट्रक्टिव कार्य में लगनी चाहिए, अच्छे कामों में लगनी चाहिए, वो उसमें लगने की जगह गलत चीजों में, नशे में बर्बाद हो जाती है। और हमारे भारत देश की इन जनरल सबसे बड़ी ताकत क्या है?
हमारी पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम जो कहते हैं कि भारत की आबादी ज्यादा है, उस आबादी को एक खराब तरीके से ना देखा जाए कि भीड़ है, वो भीड़ नहीं है, वो हमारी ताकत है वो आबादी। लेकिन वो ताकत तभी बन पाएगी जब उसकी जो एनर्जी है हमारे युवाओं की वो सही जगह पे चैनलाइज करी जाए, युवाओं को मौके दिए जाएं, खासकर स्पोर्ट्स के या और कल्चरल प्रोग्राम पे अपना हुनर दिखाने की। पढ़ाई तो एक माध्यम है, जैसे हम स्कूल में हैं, यहाँ पे स्कूल में इस प्रोग्राम को करने का एक उद्देश्य ये भी है कि पढ़ाई की भी इंपॉर्टेंस हमें सामने आती है कि स्कूल का भी एक तरीके से हमें पता लगता है कि स्कूल की स्टेटस क्या है, स्कूल की कंडीशन कैसी है, ताकि हम स्कूल्स भी इंप्रूव करें हमारे। लेकिन सिर्फ पढ़ाई के अलावा जो युवाओं के पास माध्यम है हमारे, वो स्पोर्ट्स भी है और कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी है। जैसे अगर कोई डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग गाना गाने में अच्छा है, तो उसमें उनको मौका मिले आगे। तो मैं गांव के सभी माननीय सदस्यों से और सरपंच जी से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग गांव में ध्यान दिया जाए कि वीकली यानी कि साप्ताहिक बेसिस पे अगर हम कुछ स्पोर्ट्स का इवेंट करा सके ना, अगर जो भी प्रसिद्ध स्पोर्ट है हमारे यहाँ पे खेला जाता है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कुश्ती, कबड्डी, जो भी हम यहाँ पे पसंद करते हैं युवा खेलना, उसका बल्कि अलग अलग खेलों का साप्ताहिक लेवल पे अगर हम कुछ इवेंट कराएं और उसमें आप हम भी अपनी उपस्थिति देंगे। मैं खुद आऊंगा उस स्पोर्ट इवेंट में और मैं खेलना भी पसंद करूंगा आप सबके साथ। अगर मेरे से पूछे तो मेरा पसंदीदा खेल, तो वैसे मेरा पसंदीदा खेल बैडमिंटन है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग में हमें सारे खेलों का एक्सपोजर दिया जाता है। तो हमें एक्चुअली जब हमारी ट्रेनिंग होती है आईपीएस की, तो हमें सारे खेल खेलने होते हैं। उसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और अन्य गेम भी होते हैं उसमें। तो आप जो भी गेम पसंद करते हैं उसका प्रोग्राम रखिए और हम सब आपके साथ खेलेंगे। और उसका मेन पर्पस ये है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का कि उससे हमारे युवाओं को एक तो प्लेटफॉर्म मिलता है अपना हुनर पढ़ाई के अलावा और जगह दिखाने का। और हमारे हरियाणा में तो वैसे ही स्पोर्ट्स का इतना अच्छा कल्चर है और स्पोर्ट्स का इतना अच्छा टैलेंट है कि हमारे बंदों को अगर सपोर्ट सही से मिले, गाँव लेवल पे सही सपोर्ट मिले, भाई खेल का मैदान मिल जाए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलने का सामान मिल जाए, तो उसके बाद हमारे युवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड मेडल लेके आएंगे, ये हम सबको विश्वास है। ये तो हो गया कि नशा मुक्ति के रिगार्डिंग, जहाँ पे हम अपने युवाओं की एनर्जी चैनलाइज करें स्पोर्ट्स में और बाकी कल्चरल इवेंट्स में। ना जस्ट स्पोर्ट्स बल्कि अगर हम कल्चरल प्रोग्राम कोई करा सके, मान लीजिए कुछ एक जो कल्चरल इवनिंग रखते हैं जैसे, जिसमें ड्रामा, डांस, म्यूजिक, कव्वाली, इस टाइप का कुछ प्रोग्राम अगर कर सकते हैं तो उससे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा सारे युवाओं को अपना हुनर दिखाने का। हम कई बार ऐसे स्टोरी सुनते हैं कि ऐसे गांव के प्लेटफॉर्म से ही कई बच्चे उठ के आते हैं और फिर वो नेशनल लेवल पे, नेशनल टेलीविजन पे परफॉर्म करते हैं। तो यहीं से उनको जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक बंदा कैसे अपना हुनर दिखा पाएगा। और दूसरा, अब अगर महिला विरुद्ध अपराध और महिला सशक्तिकरण की तरफ आए तो उसमें कुछ मुख्य बातें जो मैं सबको बताना चाहूंगा यहाँ पे, और आपकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी पुरुषों से कि अपने घरों में जाके सभी महिलाओं को इस बारे में अवेयर कराएं, जागरूक कराएं। तो उसमें पहली बात तो है महिला हेल्पलाइन, जो डायल 112 बनाई गई है हेल्पलाइन, वो कॉमन हेल्पलाइन है, उसमें महिला हेल्पलाइन को भी जोड़ दिया गया है। क्योंकि कई बार इतनी अलग अलग हेल्पलाइन हो जाती हैं, आग लगने की अलग है, एम्बुलेंस की अलग होती है, हमने सबने बचपन में पढ़ी होती है, किसी का 100, 101, 102 अलग अलग नंबर होते हैं। मुझे भी नहीं याद रहता कि 100, 101 किसका है, 102 किसका है, 108 किसका है। तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए 112 हेल्पलाइन का निर्माण किया गया था कि सारी एम्बुलेंस, फायर, डिजास्टर यानी कि कोई आपदा आ जाए, और या वो महिला हेल्पलाइन, ये सारी हेल्पलाइन को जोड़ के एक कॉमन नंबर बनाया गया 112। आप फोन में 112 112 डायल करेंगे तो वो कॉमन हेल्पलाइन जो पंचकुला में है वहां पे आपकी कॉल कनेक्ट होगी और आपको अपना इश्यू बताना होता है, आपको किस चीज के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए। अगर आप घरेलू हिंसा से ग्रस्त हैं या कोई एक्सीडेंट हुआ है आपके सामने, कोई एम्बुलेंस की इमरजेंसी है, कहीं आग लग गई है, तो आप अपना इश्यू बताइए। वो कंसर्न फिर अगर एम्बुलेंस भेजनी है या फायर ब्रिगेड भेजनी है, पुलिस को भेजना है, जिसको भी भेजना है उनकी जिम्मेवारी, वो आपके पास तुरंत 10 से 15 मिनट में मदद पहुंचाएंगे। तो डायल 112 पे महिला हेल्पलाइन भी जुड़ी हुई है, ये सबको पता हो। ऐसा नहीं हो हमें कि हमें महिला हेल्पलाइन अलग से याद करनी पड़ रही है या हमें जागरूकता नहीं है उसके बारे में। खाली डायल 112 एटलीस्ट सबको पता हो कि ये इमरजेंसी हेल्पलाइन है हर चीज के लिए। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है महिलाओं के लिए वो है वन स्टॉप सेंटर का, यानी कि अगर किसी महिलाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, चाहे घरेलू हिंसा है, चाहे कोई बाहर से आई महिला है हमारे एरिया में जिसको जो खो गई है, मिसिंग पर्सन है जैसे, और उसको कोई ठिकाना नहीं है जिसका,
तो उसको कुछ मदद चाहिए सरकार से, तो वो सीधा वन स्टॉप सेंटर यानी कि एक सेंटर ऐसा बनाया गया है जहाँ पे महिला जाके उसको बस वहां बताना है कि क्या इशू है, वहां पे उसका खाना पीना रहना दवाई और उसको अगर कानूनी सहायता प्रोवाइड करानी है, पुलिस पे कंप्लेंट उसकी पुलिस में कंप्लेंट दिलवानी है उसकी तरफ से, वो सारी हेल्प वो लोग उसको प्रोवाइड कराएंगे वन स्टॉप सेंटर वाले। तो ये स्पेशल सेंटर बनाया गया है सरकार की तरफ से, हर जिले में होता है ये। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आपको इस बात की जागरूकता हो कि आपका वन स्टॉप सेंटर कहाँ पड़ता है यहाँ से। आप उसके लिए हमसे पूछ सकते हैं, अपने सरपंच जी से पूछ सकते हैं कि अपना वन स्टॉप सेंटर कहाँ पड़ता है, क्योंकि वो खास महिलाओं और बच्चों के लिए बनाया जाता है कि जिनको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनको घर से बेदखल कर दिया हो, वहां पे उनको रहने सहने का उनका इंतजाम होता है सर। अच्छा, महिलाओं के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि महिला थानों का निर्माण किया गया है हर जिले में। तो अगर महिला विरुद्ध कोई अपराध है, उसके रिगार्डिंग किसी भी महिला को कोई कंप्लेंट करनी है और उसको लगता है कि नॉर्मल थाने में सुनवाई नहीं हो रही है या नॉर्मल थाने में जाने में डर लग रहा है, तो महिला थाना स्पेशली इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस पर्सनल होते हैं वो महिलाएं ही होती हैं, ताकि महिला अपनी बात कंफर्टेबली उनके आगे रख सके। ये भय ना हो महिला को कि किसी पुरुष के आगे अपनी बात कैसे रखूं, इसके लिए महिला थाने बनाए गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमारी सारी महिलाओं को अवेयरनेस हो, जागरूक हो कि वन स्टॉप सेंटर है, महिला थाना है और डायल 112 हेल्पलाइन है उनके लिए। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और कभी भी आप स्पोर्ट्स का या कोई कल्चरल प्रोग्राम रखते हैं गांव में तो मैं उसमें बहुत खुशी भाग लेना चाहूंगा। साहब, हमारे यहाँ वाली का खेल और उसका जी दो क्रिकेट का जी दो खेल मशहूर है गाँव के। वाली का खेल बिल्कुल आप बड़ा भी खेल चालू करेंगे जी, हॉकी का भी चल रहा है, हॉकी का वाली का खेल रखेंगे जी, आपको जरूर बुलाएंगे जी। ठीक है, और हम समय दिया था जी, कल ही मैसेज मिला था प्रोग्राम का, यानी बड़ा प्रोग्राम करते हैं जी, बहुत बड़ा। ठीक है, तो अच्छी बात है, फिर भी काफी लोग आए हैं और मैं चाहूंगा कि जो वॉली का प्रोग्राम हो या कोई स्पोर्ट्स का अपन इवेंट रखें, उसमें ज्यादा से ज्यादा यूथ का पार्टिसिपेशन हो और मतलब उसमें कोई एज बार नहीं है कि मतलब सिर्फ यूथ के लिए है, वो जो भी मतलब खेलने में इंटरेस्टेड है, बच्चा बड़ा बूढ़ा सभी के लिए होना चाहिए स्पोर्ट्स। तीन खेल हिसाब में करा ली थी। अच्छा, सीरियल 1 सीरियल 2 दोनों खेल ली थी। ओके, उनके साथ और बाहर की टीम खेली। बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मैं खुद भी आऊंगा और आप टाइम दो जी, हम दूसरा मैच रख सकते हैं। आप मुझे बस बताइए कब आप इवेंट रख रहे हैं स्पोर्ट्स का, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, किसी और की कोई समस्या हो नशा मुक्ति के रिगार्डिंग या महिला विरुद्ध अपराध के रिगार्डिंग या और कोई जनरल समस्या तो बता सकते हैं। बस एक ही से समस्या है जी, नशा ज्यादा नशा बिकने की इन जनरल आप बता रहे हैं गाँव में ज्यादा कोई समस्या नहीं, सब ठीक है, तो सब ठीक है इसी गाँव में। ये हमारा बाबा है, ठीक है, हमारा बाबा है, हमारा बाबा है। हमारे जो गाँव है ना, इसमें नशे पत्ते की बहुत ज्यादा समस्या है। ऐसा और कि गाँव में कुछ कमेटी बनवाई जाए, कमेटी के जरिए जिसमें गांव के मेंबर भी मौजूद हों और पुलिस की तरफ से उस कमेटी के जरिए उनकी पकड़ के ठीक है और सरबत में उनको समझाया जाए। ठीक है, नशे के रिगार्डिंग जो ऑफेंसेस यानी कि अपराध है, नशा रिलेटेड अपराध, उनके लिए स्पेशल एक एंटी नारकोटिक सेल का गठन किया गया है जिले लेवल पे, जो ANC सेल बोलते हैं जिसको, जो खास करके नशे से रिलेटेड अपराधों को इन्वेस्टिगेट यानी कि उनकी जांच करती है। तो मैं उनको भी ये आपकी सूचना पहुंचाऊंगा कि इस गांव पे खास ध्यान दिया जाए कि इस गांव में जो नशे की दिक्कत है वो ज्यादा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जल्दी कार्रवाई की जाए उसकी और नशा यहाँ पे खत्म किया जाए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम स्पोर्ट्स का और कल्चरल प्रोग्राम जल्दी से जल्दी करेंगे ताकि यूथ को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए और गांव में अच्छा माहौल हो खुशहाली। थैंक यू।